इस सत्र से जुड़े जो हमारे अतिथिगण हैं, मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि कृपया वे मंच पर आएं और अपना स्थान ग्रहण करें। सर, स्वागत है आपका। आइए मंच पर अपना स्थान ग्रहण कीजिए। आप सभी जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत कीजिए। आदरणीय प्रोफेसर स्वरा सिंह बेचैन जी हमारे बीच मौजूद हैं। साहित्य ने समय की समस्याओं से मुठभेड़ करती हुई नजर आती है। संभवतः 1960 के बाद जो कविता लिखी गई है उसे समकालीन कविता के नाम से अभिहित किया जाता है। समकालीन कविता समय और प्रवृत्ति दोनों के ही सूचक है। हालांकि इस विषय में बड़े ही विस्तार से अपनी बात हमारे जो वक्ता हैं वो रखेंगे। मैं एक सम्मान की परंपरा होती है, उसका निर्वहन करते हुए मैं सबसे पहले आदरणीय प्रोफेसर रामेश्वर जी के सम्मान के लिए विकास जी को मंच पर आमंत्रित करता हूं कि वो आए और उनका सम्मान करें शॉल और मोमेंटम देकर। आदरणीय प्रोफेसर रामेश्वर राय जी, आप हिंदी साहित्य के गंभीर अध्येता, वरिष्ठ आलोचक और शिक्षाविद और उत्कृष्ट वक्ता हैं। आपने हिंदू महाविद्यालय में लगभग 40 वर्षों तक अध्यापन कार्य किया है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सम्मान की इस अगली कड़ी में मैं अब आदरणीय प्रोफेसर आशीष त्रिपाठी जी के सम्मान के लिए कीर्ति पांडे जी को मंच पर आमंत्रित करता हूं कि वो आए और उन्हें शॉल और मोमेंटम देकर उनका स्वागत और सम्मान करें। आप काशी हिंदू विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में अध्यापन कार्य कर रहे हैं। आप समकालीन कविता के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर हैं। आपको कई सम्मानों से भी सम्मानित किया जा चुका है। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। इसी क्रम में मैं अब आदरणीय डॉक्टर विंध्याचल काशी, जो कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय में अध्यापन कार्य कर रहे हैं और साहित्य के गंभीर अध्येता हैं, उनके सम्मान के लिए करुणा से अनुरोध करूंगा कि वे मंच पर आएं और उनका स्वागत और सम्मान करें शॉल और मोमेंटम देकर। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। इस कार्यक्रम के सूत्रधार डॉक्टर अंजुम शर्मा जी रहेंगे। आप अंजुम शर्मा जी से तो परिचित होंगे। साहित्य की दुनिया में वे कहीं ना कहीं एक इतिहास गढ़ रहे हैं। संगत एक आप शब्द देखा होगा, यूट्यूब चैनल चलाते हैं, उसमें साक्षात्कार लेते हैं। साक्षात्कार लेने की उनकी एक अपनी कला है और उस कला में वे निपुण है। अब हमारे पास समय का अभाव है, इसलिए मैं आपके और इस विषय के बीच में नहीं आऊँगा। मैं यह मंच जो है जी, अंजुम जी के सम्मान के लिए मैं अक्षय सबरवाल जी से कहूँगा कि कृपया वे मंच पर आएं और उनका स्वागत और सम्मान करें। मोमेंटो और शॉल देकर उनका स्वागत और सम्मान करें। समय का अभाव इतना अधिक है कि स्वागत और सम्मान की प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न हो गई है। अब मैं इस सत्र की जो बागडोर है उन्हें मैं सौंपता हूँ इन पंक्तियों के साथ में कि ऐसी वैसी बातों से तो अच्छा है खामोश रहो, या फिर ऐसी बात कहो जो खामोशी से अच्छी हो। जी, दिल्ली से बाहर आकर उन्होंने इस तरीके का एक कार्यक्रम के बारे में सोचा और उसे इस तरह से यहाँ पर उसका कार्यान्वयन भी किया। तो एक बार तालियां रचयिता की टीम के लिए। अभी जो उद्घोषक थे उन्होंने एक पंक्ति कही कि समकालीनता पर जब वो बात कर रहे थे समकालीन कविता, तो उन्होंने कहा कि 60उत्तरी कविता या 70उत्तरी कविता या 80 के बाद के दशक की कविता, कुल मिला के यह है कि 60 के बाद के दशक की या 60 के दशक से जो शुरू होती है वो समकालीन कविता है। उन्होंने एक शब्द का इस्तेमाल और किया और कहा कि अपने विषयों, समकालीन विषयों से जो परिचित हो वो समकालीन कविता। अब यहाँ दो शब्द हैं, अगर अपने समकालीन विषयों से परिचित होगी तो वो समसामयिक भी हो सकती है, लेकिन समसामयिक और समकालीनता क्या एक ही है? और समकालीनता की चौहद्दी क्या है? मुझे लगता है यही वो मूल प्रश्न है जहाँ से हमें ये बातचीत शुरू करनी चाहिए। और मैं सबसे पहले प्रोफेसर राय आपके पास आ रहा हूँ कि समकालीनता, इसी शब्द से अगर हम शुरू करें, क्या है?
समकालीन शब्द को लेकर काफी कोहरा है। जो जहां से है वो मान लेता है कि यही समकालीन है, जैसा अभी उद्घोषक ने कहा कि 60 के दशक के बाद की कविता को समकालीन कहा जा सकता है। बुनियादी सवाल यह है कि समकालीनता कालवाची है या मूल्यवाची है। साहित्य में समकालीनता का वही अर्थ नहीं है जो इतिहास में है। मसलन इतिहास में तुलसीदास और अकबर समकालीन हैं, लेकिन साहित्य में दिनकर और अज्ञेय समकालीन नहीं है। अगर जन्म के आधार पर देखेंगे तो दिनकर का जन्म 1908 में है और अज्ञेय का 1911 में। उर्वशी का प्रकाशन वर्ष 1961 है और अज्ञेय का काव्य संग्रह आंगन के पार द्वार 1961 है। लेकिन ये दोनों समकालीन रचनाएं नहीं हैं। काल के हिसाब से समकालीन है, प्रवृत्ति के हिसाब से नहीं है। तब सवाल उठता है कि समकालीनता को हम किस तरह से समझें। मैं हमेशा चीजों को परिभाषित करने से परहेज करने के पक्ष में हूँ, क्योंकि परिभाषाएं समझ की चौहद्दी को सीमित करती हैं। लेकिन जरूर है कि समकालीनता को समझने की जरूरत है और मुझे ऐसा लगता है कि समकालीनता का अगर एक कालखंड बनाया जाए तो इतिहास का कौन सा मोड़ है जो पिछली धारा से अलग होता है, और मुझे लगता है कि वो 1990 है, जब आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत भारत में होती है। ये टर्निंग पॉइंट है जहां से हम उसे एक अलग कालखंड के रूप में देख सकते हैं। इसलिए 1990 से लेकर अद्यतन के कालखंड को साहित्य के संदर्भ में हम समकालीन कह सकते हैं। क्या इस समकालीनता की कुछ ऐसी निश्चित रेखाएं हैं जिनके आधार पर उनकी पहचान तय की जा सकती है? मैं उस विस्तार में नहीं जाऊंगा, क्योंकि हमारी बातचीत के बिल्कुल सिरहाने पर 3 बजे आंगन की गाड़ी है और हमें इनकी गाड़ी का भी ख्याल रखना है। लेकिन केवल मैं कहना चाहता हूं कि क्या इस समकालीनता की कुछ ऐसी विशेषताएं हैं, इस समकालीनता के चेहरों की कुछ ऐसी रेखाएं हैं जिनके आधार पर हम कह सकते हैं कि यह है और इससे पहले की कविता इससे भिन्न है। सर मैं उस पर आऊँगा क्योंकि अगर विशेषताओं की बात, आप ये वाला माइक दे सकते हैं क्या जो यहाँ पर है, उस सर को माइक दे सकते हैं? नहीं सर, उसकी आवाज़ थोड़ा बेहतर आ रही है। उसे यदि आप मोटे तौर पर देखेंगे तो ये 2 प्रमुख प्रवृत्तियां हैं। जब हिंदी कविता में नक्सलबाड़ी के प्रभाव का उतार होता है और आपातकाल के विरोध से जो एक चीज पैदा हुई थी कविता के भीतर, उसका भी उतार होता है, और फिर जो परिदृश्य बनता है, मेरे लिए वो समकालीन कविता की शुरुआत है। और अब तक ये समकालीन कविता चल रही है तो उस पर देखेंगे कि 2 प्रमुख मोड़ इस अवधि में आते हैं। पहला मोड़ आता है 1991-92 में, जब पूरी दुनिया में और भारत के भीतर एक साथ परिवर्तन घटित होते हैं और उसके कारण साहित्य की दुनिया में भी कुछ नए तरह की चीजें उभर कर आती हैं। और दूसरा परिवर्तन आता है 2012, 13, 14, 15 में, जब कुछ राजनीतिक और सामाजिक परिस्थितियों के बदलने से कविता में एक नए तरह की चीज पैदा हो जाती है। सबसे पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि, और ये आदत हमारे भीतर होनी चाहिए, जैसे भक्ति कविता 400 साल से ज्यादा तक हिंदी की प्रमुख कविता बनी है, और जब वो प्रमुख कविता नहीं भी रही तब भी वो करीब 150-200 साल तक वो हिंदी में नए नए भक्त कवि नई तरह की बातें लेकर आते रहे। लगभग 600 साल भक्ति कविता हिंदी की मुख्य चेतना बनी है। हमारे अंदर ये जो धारणा होती है कि एक नई चीज आ जाती है तो दूसरी चीज खत्म हो जाती है, इस धारणा से हमें मुक्त होना चाहिए।
तो मेरे पास चूंकि आपको ट्रेन पकड़नी है, 2 बजे तक हमें समय खत्म कर देना चाहिए, तो इसको मैं विश्लेषित नहीं कर रहा हूँ। लेकिन आमतौर पर यह मानिए कि 1977 से 80 के बीच के किसी समय से समकालीन कविता शुरू होती है और अब तक वो चल रही है। समकालीन कविता के वे प्रमुख चेहरे कौन से हैं जो समकालीन कविता की प्रवृत्तियों को या उसकी संरचना को आकार देते हैं? तो आप देखेंगे कि वे कवि हैं जिन पर सीधी तौर पर नक्सलवादी का भी कोई सीधा प्रभाव नहीं है और आपातकाल विरोधी आंदोलन का भी सीधा प्रभाव उनके ऊपर नहीं दिखाई देता। मैं कुछ नाम लेना चाहता हूं क्योंकि मैं नामों से परहेज करने का आदी नहीं। निर्गुण से सगुण हो जाती है बात जब आप नाम लेते हैं तो जैसे कि अरुण कमल है, राजेश जोशी है, मंगलेश चबराल है, वीरेंद्र डंगवाल है, और ये जो पीढ़ी है जिसमें असद जैदी है, और करीब 30 महत्वपूर्ण कवि हैं उस समय जो 75 से लेके 85 के बीच में कविता लिखना शुरू करते हैं और उनकी पहचान इन 10 वर्षों में बनती है। और 85 के आसपास एक नया बैच, मैं पीढ़ी नहीं कहता, एक नया बैच उभर कर आ जाता है जिसमें कुमार अंबुज हैं, देवी प्रसाद मिश्र हैं, बद्री नारायण जी हैं, थोड़ा अनामिका है, कात्यायनी है, मदन कश्यप है और विमल कुमार हैं, और बहुत सारे नील उपाध्याय हैं, बहुत सारे कवि हैं, और ये आगे बढ़ता है। अब इस तरह बैच आते रहते हैं समकालीन कविता में। हर 10-1 साल के बीच में आपको दिखाई देगा कि एक नया बैच हिंदी कविता में आ गया, लेकिन उस कविता की जो मूल बनक है, जो मूल प्रवृत्ति है, वो उसी ढांचे में है जो 75 के बाद 77 के बाद जिसके लिए राजेश जोशी या अरुण कमल को, मंगलेश जबराल को, और बाद में चलकर कुमार अंबुज को, देवी प्रसाद मिश्र को, बद्री नारायण को, एकांत श्रीवास्तव को, अनामिका को और कात्यायनी को जाना जाता है। ठीक। प्रोफेसर त्रिपाठी ने एक बात कही विद्याचल जी की, मेरे लिए समकालीन वो है जो कि नक्सलवाड़ी के ढलान से शुरू होता है। नक्सलवाड़ी आंदोलन के बाद ढलान की जो कविता है वहां से जो शुरू होती है। मैं इस प्रश्न के साथ ही ये समकालीनता वाले विषय को समाप्त करूंगा। उन्होंने कहा प्रोफेसर राय ने कि उनके लिए, मैं जोर दे रहा हूँ उनके लिए, और उन्होंने कहा मेरे लिए। अब ये क्या समकालीनता सबके लिए अलग अलग होगी या कोई एक इसका खाका होगा जहां से हम ये तय कर पाए कि नहीं भैया ये समकालीन है और इससे पहले की चीज अलग थी, इसके बाद की चीज अलग है? उन्होंने कहा मेरे लिए, उन्होंने कहा मेरे लिए, आपके लिए। धन्यवाद। धन्यवाद अंजुम जी। मैं अब अपने आचार्यों के सामने अपनी राय क्या रखूं, बस ये कह सकता हूं कि मेरे विचार में ये समकालीनता का जो प्रश्न है यह इतिहास लेखन और इतिहास दृष्टि का भी प्रश्न है, जिसकी वजह से बात उलझती है। दरअसल हिंदी साहित्य के जो इतिहास लिखे गए, इसमें रामचंद्र शुक्ल के इतिहास के बाद, जिसे मैंने एक ट्रेंड सेट हुआ हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का, तो बहुत बाद के इतिहास बहुत प्रसिद्ध नहीं हो पाए, जिससे यानी कि डॉक्टर नगेंद्र ने जो लिखा या बच्चन सिंह ने लिखा या राम स्वरूप चतुर्वेदी ने लिखा, तो वहाँ से ये धारणा बन गई कि अपने समय की कविता को क्या कहा जाए। शुक्ल जी के इतिहास की समस्या भी थी कि छायावाद यानी उनके समय की कविता को बहुत ज़्यादा वो कुछ कहते नहीं है, तो हर इतिहासकार के सामने एक समस्या रहती है कि एकदम अपने पास की चीज़ को कैसे निहारें, कैसे उसका नामकरण या उसकी शिनाख्त कर दें। तो ये तो चल पड़ा, इसीलिए कभी कोई 60 के बाद की कविता को कहना चाहता है, जैसा कि सर ने अभी कहा, आशीष सर ने, कि 75 के आसपास या नक्सलवाड़ी के बाद। मेरे समझ में आता है कि इसको हम लोग चाहें तो ऐसे भी कह सकते हैं कि समकालीन कविता को अगर अब लिखा जाए, यानी कि अब कोई हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा जाए, तो सही नाम उसका और सही जगह से देना संभव हो पाएगा और उसकी प्रवृत्तियों को अलगाना संभव हो पाएगा। नहीं तो यह तो एक कहें कि एक पोल मोल शब्द है, उसको लेकर अब चल सकते हैं। ठीक। राय सर, 90 के बाद आपने कहा कुछ प्रवृत्तियों की तरफ आप इशारा कर रहे थे
अगर उन प्रवृत्तियों की तरफ आप आएँ और साथ ही ये भी समझाने की कोशिश करें कि एक कवि का सामाजिक क्या होता है, क्योंकि 75 में जो लिख रहा है उसका सामाजिक कुछ और होगा और जो 90 में लिख रहा है उसका सामाजिक कुछ और होगा। समाज वही है, लेकिन चूंकि समाज परिवर्तित हो गया तो कवि का भी समाज परिवर्तित होता जाएगा। लेकिन कवि का सामाजिक और एक व्यक्ति का सामाजिक क्या अलग अलग रहता है, प्रवृत्तियों के साथ इसको भी थोड़ा समझाने का प्रयास करें। देखिए, अगर कविता का मसला और समाज का मसला अलग अलग है तो बात एक तरह से हो सकती है। आशीष जी जो कह रहे थे कि नक्सलवाद के उतार और इमरजेंसी की आलोचना के उतार से समकालीनता शुरू होती है, मुझे लगता है कि भारतीय जीवन में निर्णायक बदलाव, और जब मैं भारतीय जीवन कह रहा हूँ तो उसमें रिक्शा वाला, सब्जी वाला, बिल्कुल सामान्य आदमी से लेकर राष्ट्रपति तक जिसकी चपेट में आते हैं, वो टेक्नोलॉजी है, वो बाजार है। और ये मामला शुरू होता है 1990 के बाद। इसलिए कविता का अगर एक हम अलग सा घराना बनाएं तब तो कविता पर अलग से बात हो सकती है, लेकिन अगर उसे समाज से जोड़ेंगे तो ये फर्क दिखाई पड़ेगा 1990 के बाद, क्योंकि समाज बदला है। मैं समझता हूँ कि आशीष जी ने जिन कवियों की बात की, राजेश जोशी, अरुण कमल, ये सारे लोग मूलतः एक विचारधारा से जुड़े हुए लोग हैं। उनकी एक अपनी प्रतिबद्धता है। प्रतिबद्धता कविता के प्रति कितनी है ये मैं नहीं जानता, लेकिन विचारधारा और पार्टी के प्रति है। इसलिए मुझे लगता है कि समकालीन कविता का प्रस्थान बिंदु है विचारधारा से मुक्ति। और मैं हिंदी के एक बहुत ठेठ राजनीतिक कवि देवी प्रसाद मिश्र की एक कविता कोट करना चाहता हूँ, जिससे पुरानी वामपंथी कविता और नई राजनीतिक कविता का फर्क समझ में आए। तो एक कविता बहुत छोटी सी है, आप देख सकते हैं इस कविता को। और कमरे में 2-3 घंटे में चाय आ जाया करती है, गाय भी आ जाती है, जिसे देखकर कम्युनिस्ट कहता है गाय देश को बांट देगी। दूसरे ने कहा कुछ करना चाहिए, बट द प्रॉब्लम इज मोबिलाइजेशन, वेयर इज द कनेक्ट। एक कविता का अंश देवी प्रसाद मिश्र का ही है। अब आपसे क्या छिपाना, मार्क्सवाद से मैं भी निजात पा लेना चाहता हूँ, बस आप मिलिए और शिनाख्त के लिए बता दूं कि चाय की दुकान में मैं लाल रंग की पतंग लेकर मिलूंगा। जो इस रंग से मेरा आखिरी नाता होगा, उसके बाद मैं उसे उड़ा दूंगा हमेशा के लिए, जाहिर है आसमान में। विचारधारा और कविता का यह जो बनता हुआ नया रिश्ता है, ये ध्यान रखिए कि समकालीन कविता गैर राजनीतिक कविता नहीं है, लेकिन समकालीन कविता जिस राजनीति का इस्तेमाल करती है वो दी हुई राजनीति नहीं है। वह उसकी पीड़ा से, उसके विवेक से, उसकी बेचैनी के भीतर से पैदा हुई राजनीति है। तो मुझे लगता है कि समकालीन कविता में जो राजनीति है और समकालीन कविता से पहले की जो राजनीति है, उसकी विभाजक रेखा ही दरअसल समकालीनता की दिशा तय करती है। आपने 2-3 वाक्यों का यहाँ पर शब्दों का इस्तेमाल किया। पहला कहा कि समकालीन कविता विचारधारा से मुक्ति की कविता है। दूसरा आपने कहा कि समकालीन कविता पुरानी वामपंथी कविता और नई राजनीतिक कविता का फर्क समझाती है। इस अर्थ में अगर देखा जाए तो आप क्या ये है कि समकालीन कविता परंपरागत शिल्प से छुटकारा पाने का प्रयास मात्र है? प्रयास मात्र नहीं है, बल्कि वह मुक्त है।
मसलन कि मुझे लगता है कि नहीं, मुक्त कैसे? वही देवी प्रसाद मिश्र मुसलमान कविता भी लिख रहे हैं, वही देवी प्रसाद मिश्र यह भी लिख रहे हैं कि कविता कैसे लिखी जानी चाहिए, वही देवी प्रसाद मिश्र हाल ही में फरवरी जैसी कविता भी लिख रहे हैं जिसमें बाकायदा परंपरागत राजनीति को विस्तारित होते हुए दर्शाया गया है। तो क्या समकाल पहले से और अधिक मुखर होकर देवी प्रसाद मिश्र के सामने आया? नहीं, इसको थोड़ा दूसरे ढंग से समझे। देवी प्रसाद मिश्र का जो पहला काव्य संग्रह है प्रार्थना के शिल्प में नहीं, उसकी पहली कविता है इंद्र जब आप जाएं तो बारिश हो। दरअसल इंद्र धर्म में ही नहीं है, इंद्र संस्थाओं में भी है, इंद्र विचारधाराओं में भी है। सभी प्रकार की जकड़बंदी से लैश जो संस्थाएं हैं, जो विश्वास है, जो पूर्वाग्रह है, उसके डिपार्चर की बात देवी प्रसाद मिश्र कह रहे हैं। इसलिए मुसलमान कविता लिखने मात्र से कोई वामपंथी नहीं हो जाता उन अर्थों में। और किसी भी रचनाकार की एक अपनी विकास यात्रा होती है, एक अपनी समझ होती है। जो रचनाकार रचने की प्रक्रिया में अपने को बदलने के लिए तैयार नहीं है, वो सत्यनारायण का कथावाचक है, फिर वो रचनाकार नहीं है। इसलिए शुरू से अंत तक जो कवि एक तरह से दिखाई पड़ रहा है, दरअसल वो मुर्दे के उल्टे हाथ से लिखी गई कोई लिपि है और वो किसी भी हालत में स्वीकार्य नहीं है। ठीक। प्रोफेसर त्रिपाठी, कितनी सहमति है इस बात से कि समकालीन कविता विचारधारा से मुक्ति की कविता है? क्योंकि जब आप अपने समकाल से टकराएंगे और यथार्थ से टकराएंगे तो विचारधारा तो होगी ही, और आप सवाल उठाएंगे तो किस पक्ष में तो झुकेंगे ही झुकेंगे। और देखिए, विचारधारा और दर्शन के बगैर समकालीन कविता का कोई भी पक्ष, कोई भी खेमा, कोई भी शिविर, कोई भी धारा आकार नहीं लेती। जब 77 के आसपास नए कवियों की एक फौज आती है तो उनके पास एक निश्चित विचारधारा है, इसमें कोई संदेह नहीं। और वो विचारधारा हिंदी के प्रगतिशील कवियों से उन्हें मिलती है। नागार्जुन से, त्रिलोचन से, केदारनाथ अग्रवाल से, ये 3 कवि हैं, शमशेर से, और मुक्तिबोध जो नहीं। और उसके बाद लेकिन विचारधारा के जो हैंगओवर है उससे ये मुक्त है कविता। जैसे क्रांति का हैंगओवर आप समकालीन कविता में देखेंगे, पिछले 45 वर्षों में कोई भी महत्वपूर्ण कवि उस तरह से क्रांति की बात नहीं करता जैसे मुक्तिबोध करते हैं या उनकी पीढ़ी के लोग करते हैं। तो क्रांति का, वर्ग संघर्ष का जो हैंगओवर है, जो क्लासिकल फॉर्म है वर्ग संघर्ष का और क्रांति का, उसके हैंगओवर से करता मुक्त है। लेकिन चूंकि ये विचारधारा को त्रिलोचन, नागार्जुन से ग्रहण करते हैं, मुक्तिबोध और शमशेर से ग्रहण करते हैं, इसलिए सबसे बड़ी बात जो घटित होती है, जो राजनीति के वर्चस्व के कारण बीच के कई दशकों तक आकार नहीं ले पाती, वह है जीवन के प्रति प्रथम संलग्नता। आप 77 से लेके और आप देखिए जीवन के जितने विविध चित्र, रोजमर्रा के जीवन के, साधारण जीवन के, ठहरे हुए जीवन के, अपॉलिटिकल, अराजनैतिक जीवन के जितने चित्र समकालीन कविता देती है, इतनी भारतीय वाङ्मय में इससे पहले किसी भाषा में कोई कविता नहीं। ये जनतांत्रिक कविता है जिसमें दलित हैं, जिसमें आदिवासी हैं, और कोई भी ऐसा तबका जो आ रहा है वो उसके लिए उसमें स्पेस है, उसमें जगह है, और कोई भी विचारधारा किसी के स्पेस को रोक नहीं रही। इसलिए आप देखेंगे 87 आते आते, 85 आते आते दलित कवियों की पूरी सीरीज आ जाती है, स्त्री कवियों की एक पूरी सीरीज आ जाती है। वो क्लासिकली प्रगतिशील कवियों की विचारधारा से सहमत नहीं है। शिवराज सिंह बेचैन जी यहाँ बैठे हुए हैं, जब इन्होंने शुरू किया कविता लिखना तो इनके पास कौन सी आइडियोलॉजी थी? इनके पास एक दृष्टिकोण था जो प्रगतिशील कवियों से इन्हें मिला था और जिसको इन्होंने अपनी तरह से आयत्त किया और अपना एक विशेषीकृत रूप बनाया। अब जितने दलित कवि हैं उनके पास विचारधारा है, वो मार्क्सवाद नहीं है, उनके पास अम्बेडकरवाद है, और अम्बेडकरवाद ही नहीं है, और भी तरह के दृष्टिकोण है जिन्हें जो ठीक आइडियोलॉजी के रूप में परिभाषित नहीं किए गए हैं, पर आइडियोलॉजी है उसके अंदर। स्त्री की कविता, फेमिनिज्म के जितने फॉर्म है, जितनी फेमिनिज्म अपने आप में एक आइडियोलॉजी है, उसके अंदर बहुत सारे आइडियोलॉजिकल डिस्कोर्सेज हैं और अंतरधाराएं हैं, सभी कवि उससे कनेक्ट करते हैं।
आदिवासी एक नई आइडियोलॉजी के साथ, एक नए जीवन दर्शन के साथ, आइडियोलॉजी से बड़ी चीज लेकर आदिवासी कवि आए। तो मैं इसे नहीं मान सकता कि समकालीन कविता विचारधारा से मुक्ति की कविता है, पर वो विचारधारा के पुराने रूपों से मुक्त होने की एक जबरदस्त कोशिश उसके अंदर दिखाई देती है। जो मुझे सबसे बड़ी बात लगती है वो ये लगती है कि जनतंत्र अपने आप में एक आइडियोलॉजी है। पिछले सत्र में कहा गया कि संवाद, तो आप देखेंगे कि ये जो कविता है इससे अधिक जनतांत्रिक और संवादी कविता इससे पहले भारतीय वाङ्मय में कभी नहीं। आप संस्कृत, अपभ्रंश, तेलुगु, तमिल, मलयाली, जितनी भाषाओं को आप जानते हैं, जितने तरह के चेहरे, जितने आर्थिक वर्गों से, सामाजिक वर्गों से, समुदायों से और कहां से लोग आ रहे हैं और कविता में उनके लिए जगह है। उन तमाम पेशों से कवि आते हैं जो इससे पहले आपको उन पेशों के कवि आपको नहीं मिलते। तो डेमोक्रेसी अपने आप में एक आइडियोलॉजी है और इस समकालीन कविता की सबसे बड़ी आइडियोलॉजी है, उसका आइडियोलॉजिकल बैकग्राउंड जनवाद है, डेमोक्रेसी है। तो मैं इसको मान नहीं पाऊंगा कि समकालीन कविता विचारधारा से मुक्त कोई कविता। यानी पैनल एकदम ठीक है। अलग-अलग विचार होने नहीं चाहिए। अगर एकमत हो गया, कंसेंसस हो गया, तो फिर डेमोक्रेसी कहाँ रही? कंसेंसस होना ही नहीं चाहिए। जिस मंच पर कंसेंसस है वो पैनल पर ठीक नहीं है। तो ये पैनल बहुत ठीक है। विंध्याचल जी, असहमति तो वहाँ हो गई, सहमति असहमति। हाँ, मैं इस विषय पर सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि देखिए, इस तरह के जो हिंदी आलोचना में विचार आए और भी तमाम विचार आए कि जैसे समकालीन कविता विचारधारा से मुक्त है, या ये कहना, ये विचार आया कि छायावाद के बाद हिंदी कविता संस्कृति को छोड़ बैठी, सिर्फ वो राजनीति के गलियारों में चलती चली गई। ये सारी बातें असल में किसी परिप्रेक्ष्य में कही जाती हैं। जैसे जो ये सवाल है अंजुम जी कि क्या समकालीन कविता विचारधारा से मुक्त की कविता है, जैसा कि सर ने जो है से सहमति जताई, तो वो असल में प्रगतिवादी कविता के परिप्रेक्ष्य में कहा गया जो है कथन है। क्योंकि समकालीन कविता के सामने जो दो सबसे महत्वपूर्ण हिंदी कविता की धाराएं थी वो छायावाद और प्रगतिशील कविता हिंदी की, उसी से नई कविता और फिर बाद में समकालीन कविता किसी न किसी तरह कंक्षेप होती है। तो प्रगतिवाद के जो कवि थे, जिस तरह से मार्क्सवाद से जुड़े रहे और जिस तरह से उन्होंने मैंने खुल करके विचारधारा की कविताएं लिखी, तो उसके वजन पर ये बात कहना ठीक है कि भाई विचारधारा उस तरह से विचारधारा से मुक्त कविता है। शेष जो बातें हैं उसमें आशीष सर ने कह दिया, मैं उससे सही बात है सहमति हो सकता हूँ चाहे वो ठीक ना हो सहमति, पर नहीं, विभाग का जवाब मत लाइए। आप असहमत हो सकते हैं, विभाग का जवाब यहाँ नहीं चलेगा। अध्यक्ष जी जा चुके हैं। हाँ, सर, एक सवाल या पहले कुछ कहेंगे? मैं सवाल कर सकता हूँ। प्रोफेसर त्रिपाठी ने कभी कहा, आशीष जी ने, कि संवाद करती हुई इस तरह की कविता इससे पहले भारतीय वाङ्मय में नहीं दिखलाई पड़ती जितनी इस समय पर की जा रही है। सवाल यह है कि संवाद किससे? आप लगातार एक तरफ ये भी कह रहे हैं कि कविता का पाठक कम हो रहा है, कवि अपना पाठक नहीं बना पा रहा, अपना श्रोता नहीं बना पा रहा। थोड़ी देर पहले यहाँ बात हो रही थी, अध्यक्ष जी बोल रहे थे यहाँ पर, कह रहे थे कि आप वो उस आदमी की कथा अपनी कविताओं में कह ही नहीं पा रहे हैं जो आदमी समझे या जो उसकी समस्याएं हैं। फिर सवाल यह है कि संवाद हो किससे रहा है? क्या संवाद कवि का आलोचक से हो रहा है, कवियों का कवियों से हो रहा है, या कवियों का केवल अपनी कलम से हो रहा है? पहली बात। दूसरी बात, समकालीन कविता रेटरिक से लेकर वैचारिक खुलेपन को अगर दर्शाती है, अगर ये मान लिया जाए, तो क्या काव्यात्मकता के लिहाज से अगर कविता में बहुत अधिक रेटरिक या विवरण होगा तो उसकी काव्यात्मकता नष्ट होगी? ये दो सवाल हैं। पहला, संवाद किससे, और दूसरा, क्या काव्यात्मकता नष्ट होगी? ट्रेन की चिंता नहीं है। अंजुम आशीष जी को बिल्कुल बगल में बैठा दिया है। सर उधर से वो लेफ्ट में ही बैठे हैं।
लगता है कि संवाद का संकुचन हुआ है। आप याद करें तार सप्तक में जिसका संपादन अज्ञेय ने किया, उसमें सीधे सीधे 5 कम्युनिस्ट लोग थे। आज कोई वामपंथी अगर ऐसे मंच से, जिस पर कहीं न कहीं दक्षिण पंथ की छाया हो, उस मंच से कविता अगर पढ़ेगा तो हुक्का पानी बंद होगा। ये सेमिनार से बाहर समय की एक कठोर और अवांछित हकीकत है कि तय किया जाता है कि कौन कहाँ पढ़ेगा, कौन कहाँ बोलेगा, कौन किससे संबंध रखेगा, कौन किस पत्रिका में छपेगा। प्रतीक अज्ञेय निकाल रहे थे और उसमें नागार्जुन की कविताएं थीं। क्या आज यह संभव है? तो मुझे लगता है कि एक अध्यापक को हमेशा संभावनाओं की दुनिया में जीना चाहिए, उसके भीतर एक आदर्श होना चाहिए। उस संभावना और आदर्श को स्वर मिला है आशीष जी की भाषा में। हकीकत तो बिल्कुल ऐसी नहीं है। असहिष्णुता बढ़ी है और एक प्रचंड वैचारिक अस्पृश्यता ने हिंदी की दुनिया में अपना कब्जा किया है। तो संवाद तो बढ़ा नहीं है बल्कि घटा है। समकालीन कविता के तहत कविता में नहीं, समाज में और कवियों की दुनिया में। कविता की एक अपनी दुनिया है, लेकिन मुझे लगता है कि समकालीन कविता में जो चीज़ें नई आई हैं, जो इससे पहले इस रूप में दिखाई नहीं पड़ रही थी, और वो आई हैं जिंदगी के संकट से। कई बार कविताएं कविताओं के संकट से होकर आती हैं, कई बार वो समाज के संकट से होकर आती हैं। बाजार एक बड़ा संकट है, हम लोग जानते हैं, और इस बाजार के संकट का बड़ा संकट ये है कि उसने कविता को भी बाजार का विषय बना लिया है। लेकिन इसके बावजूद अगर हिंदी कविता का कोई नया चेहरा या हिंदी कविता का कोई नया रुझान या हिंदी कविता की कोई नई तकलीफ जिसका समाज की तकलीफ से संबंध है, तो बाजार के साथ उसके रिश्ते को और बाजार के प्रति उसकी प्रतिक्रिया को देखना होगा। मैं चूंकि बात निर्मूल ना हो जाए तो मैं फिर एक कोट कर रहा हूँ कविता, नीलय उपाध्याय की कविता है। इस बार छठ में किसी अदृश्य बहेलिए के तीर से बिंध रहा छठ गीतों में फलों पर मंडराता हुआ तोता। व्रत और उपासना में प्रवेश कर रही हैं ढेर सारी चीजें, बदल रहा है जीवन, मनौतियों से तीव्र होकर टहल रही हैं अराजकताएं। यह जो चिंता है, यह जो भाषा है, यह जो स्वर है, ये समकालीन कविता का है। और इस तरह से समकालीन कविता समाज के संकट, कविता और भाषा के बीच जो नया रिश्ता बना रही हैं, वो परंपरागत कविता से निश्चित रूप से भिन्न है। ठीक। आशीष जी, दूसरा सवाल जो मैंने सर से किया था वो आपके पास ला रहा हूँ। भाषा के स्तर पर ठीक है, बहुत बदलाव हम लोगों ने समकालीन कविता में देखा, क्योंकि समाज बदला। 90 के बाद LPG रिफॉर्म्स हम लोगों ने देखे, 2014 के बाद हमने और चीज़ें देखी, तो उस हिसाब से कविता अद्यतन कविता तक आए तो उसकी भाषा भी लगातार बदलती हुई दिखाई पड़ रही है। सवाल मेरा भाई कि अगर रेटरिक से लेकर वैचारिकपन है समकालीन कविता के तहत, तब क्या बहुत अधिक विवरण आना, जो हम कविताओं में अब देखते हैं कि अगर आपको समझाना है तो कम शब्दों में अब बात नहीं चलेगी, आपको पूरा विवरण देना है, और क्या विवरणात्मकता समकालीन कविता की काव्यात्मक नष्ट कर रही है? अंजू भाई, सबसे पहले मैं संवाद के प्रश्न पर बात को थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। देखिए, समकालीन कविता बहुत गहरे तक बहुत दिशाओं में संवाद करती है। जैसे जो मुख्य संवाद है वो भाषा और साहित्य और कविता का जो इतना बड़ा बिखरा हुआ समाज है। आज 154 करोड़ लोग हैं भारत में, 154 करोड़ आबादी है
जिनके बहुत सारे वर्गों के साथ कविता ने पहले कभी संवाद कायम नहीं किया। वो सारे के सारे वर्ग, वो समुदाय कविता से संवाद करते हुए कविता की दुनिया के भीतर आ गए। एक तो ये कैसे, इसको समझाइए, क्योंकि इससे सहमति मेरी भी नहीं। जैसे कि दलित कविता, इतनी बड़ी मात्रा में दलित कवि लिख रहे हैं इस वक्त, इतनी बड़ी मात्रा में स्त्रियां लिख रही हैं, और स्त्रियां एक वर्ग की नहीं है। आप देखेंगे कि सभी तरह के वर्गों की कवि, महानगरीय स्त्रियां, नगरीय स्त्रियां, गंवई स्त्रियां, उच्च वर्णों की स्त्रियां, मध्यम वर्गों की स्त्रियां, दलित स्त्रियां, आदिवासी स्त्रियां, ये जो यदि भाषा कविता और उन समुदायों के बीच में यदि संवाद न होता तो वो इन सारे वर्गों से कभी भाषा के भीतर नहीं आते, जैसा कि पहले नहीं आए। छायावाद में नहीं थे। पूरी की पूरी हिंदुस्तानी रोमांटिक कविता में ये तमाम वर्गों की अनुपस्थित है। यहाँ तक कि प्रगतिशील कविता में भी तमाम तरह के वर्ग अनुपस्थित हैं। हिंदी के 5 सबसे बड़े प्रगतिशील कवि एक खास ही सामाजिक दायरे से आते हैं, उसको तोड़ नहीं सकी प्रगतिशीलता, इसलिए संवाद है। आप देखिए कि संवाद है इतिहास और स्मृति के साथ। जब आप बद्रीनारायण जी की कविताएं पढ़ते हैं, शुरुआती 2 संग्रहों की कविताएं, तो इस तरह का संवाद इतिहास के साथ, स्मृति के साथ, ऐसा नहीं कि कोई नई बात है, पर वो संवाद यदि निराला कर रहे हैं परंपरा के साथ, स्मृति के साथ, वो संवाद यदि अज्ञेय कह रहे हैं उत्तर प्रियदर्शी में, या धर्मवीर भारतीय, तमाम लोग संवाद कर रहे हैं अतीत के साथ, तो वो संवाद एक दूसरा रूप लेकर समकालीन कविता में उपस्थित है। जहां पुरा कथाओं से लेकर लोक कथाओं के माध्यम से जो स्मृतियां आ रही हैं, जो इतिहास में वंचित हैं, उन तमाम के साथ एक नए तरह का संवाद करने की कोशिश है। एक बात। दूसरी बात यह है कि ये जो संवाद है, देखिए संवाद कोई ऐसी भाषिक और लिंगुअल चीज नहीं है। हमेशा संवाद के बहुत सारे डायमेंशन, आयाम होते हैं, और वो संवाद अनेक रूपों में कविता के भीतर घटित होता है। आप देखेंगे कि बॉडी लैंग्वेज, देह भाषा, आप पुरानी कविता में चले जाइए, सारी आधुनिक कविता में, रीतिकाल की कविता में मैं बात नहीं कर रहा, रीतिकाल के बाद आधुनिक कविता में जिन देह भाषाओं का, मुद्राओं का, भंगिमाओं का वर्णन है, और अब समकालीन कविता में जो मुद्राएं, भंगिमाएं हैं, उनको आप देख लीजिए, इतना डेमोक्रेटाइजेशन हुआ है देह का, मुद्राओं का और भंगिमाओं का। अब मैं इसको बोलता रह सकता हूँ कि संवाद किन किन स्तरों पर है, पर मैं इसको समाप्त करता हूँ। ये बहुपक्षीय संवाद है, बहुसांस्कृतिक संवाद है, जो समकालीन। अब शांति नायर ज्यामिति नाम का एक संग्रह केरल से लेकर आई है, तो क्या केरल पहली बार हिंदी भाषा के साथ, कविता के साथ एक तेजस्वी संवाद नहीं कर रहा है? पहले आप बता दें कि कौन से समय में ये मलयालम और हिंदी के बीच में हिंदी में संवाद संभव हुआ? ऐसा तो नहीं हुआ। यदि एक अरविंदाक्षर हिंदी में लिख रहे हैं, गुजराती लोग गुजरात से आकर हिंदी में लिख रहे हैं, तो क्या ये सांस्कृतिक संवाद नहीं है? ये संवाद है। तो बहुपक्षीय, बहुसांस्कृतिक संवाद है समकालीन कविता के अंदर। एक बात तो ये। दूसरी बात है रेटोरिक, यानी फॉर्म का, संरचना का सवाल। देखिए, रेटोरिक हमेशा कमजोर क्षणों में इस्तेमाल किया जाता है कविता के अंदर। जब कोई लड़ाई सीधी तौर पर लड़नी होती है, तब रेटोरिक इस्तेमाल होता है। रामचरितमानस से रेटोरिक को निकाल देंगे, कबीर की कविता से रेटोरिक को निकाल देंगे, निराला की कविता से रेटोरिक को निकाल देंगे, तो कविता में बहुत सारा कुछ है जो अचानक लड़खड़ा कर गिर पड़ेगा। अन्याय इधर और उधर है जिधर शक्ति, ये जो थोड़ा फ्रेज में गड़बड़ा रहा है। अब ये जो वाक्मिका है, जो रेटोरिक है, अमानिशा गगन घन उगलता अंधकार, ये जो रेटोरिक है, इसको निकाल दीजिए कविता से। तो पहली बात तो ये है कि रेटोरिक के इस्तेमाल की सूझबूझ कवि के अंदर जितनी होती है, कवि उतना बड़ा होता है। दूसरा सवाल वर्णन का, क्योंकि फॉर्म पर व्यवस्थित बोलने का समय नहीं है, जो आपने सवाल किया। दुनिया की कौन सी कविता इतिवृत्त के बगैर आकार लेती है? कोई भी महान कविता बताइए, होमर से लेकर, वाल्मीकि से लेकर, व्यास से लेकर, कालिदास, भवभूति। जब बहुत अधिक पोएटिक होता है, यानी लिरिकल हो जाता है कवि, जब बहुत एक काव्यात्मक संहिता में बात करता है, उसके ठीक पड़ोस में इतिवृत्त की जरूरत होती है कवि को। असतो मां सद्गमय कहते हुए, तमसो में ज्योतिर्गमय कहते हुए, मृत्योर्मा अमृतम गमय कहना पड़ता है, जो सीधी पंक्ति। और ऐसे तमाम आप देखेंगे कि
अभिधा के बगैर, सीधी पंक्तियों के बगैर, इतिवृत्त के बगैर कोई महान कविता आकार नहीं देती। एक सवाल मैं इसको एक और कह देना चाहता हूँ, और इस बात को आप समझ लीजिए कि इतिवृत्त यानी जो साधारण पंक्ति है, साधारण वर्णन, एक बहुत गहरी और सूक्ष्म राजनीति का सूचक है। यदि आप चीजों को उसी शक्ल में बताना चाहते हैं जिस शक्ल में वो हैं, तो आपको सीधा वर्णन करना पड़ेगा। यदि जो राजनीति है आज हमारे सत्ता के प्रमुख जो कर रहे हैं, आप कुछ मत कहिए पॉलिटिकल बयान, एक सीधी बात लिख दीजिए, इतिवृत्त उनके जीवन का एक पूरे दिन का इतिवृत्त बता दीजिए, वो इतिवृत्त खुद एक्सप्लेन करेगा। इतिवृत्त पॉलिटिक्स का सबसे जबरदस्त उदाहरण होता है, क्योंकि इतिवृत्त वो आदमी इस्तेमाल करता है जिसके पास कविता की, कला की और कोई दूसरी चीज नहीं, ये तो लेकिन वृत्त होता है। बहुत छायांकित मामला नहीं हो गया? नहीं, छायांकित नहीं है, हमारे फोटोग्राफिक मामला हो गया, जो मैं देख रहा हूँ, वही दर्ज कर दे रहा हूँ। फोटो की जैसे रेटेरिक की अपनी जरूरत है, वैसे फोटो की, इतिवृत्त की अपनी जरूरत है। आप जिसे आप पोएटिक कह रहे हैं, वो पोएटिक कविता कितनी लिखी जा सकती है, कितने छंदों में लिखी जा सकती है। आखिर आपको इतिवृत्त में, रेटेरिक में, और जो कविता के दूसरे पुराने साथी हैं उनके साथ जाना पड़ता है। तो इतिवृत्त की, रेटेरिक, और इस एक आखिरी वाक्य कहकर मैं खत्म करूंगा कि समकालीन कविता की संरचना पर ठीक से बात नहीं हुई है। ये एक ऐसी संरचना है जो महान कवियों की संरचना के बराबर की ऊंची संरचना है। यदि आप तुलसीदास को एक महान संरचना का कवि मानते हैं, यदि आप सूरदास को महान संरचना का कवि मानते हैं, यदि आप जायसी को महान संरचना का कवि मानते हैं, प्रसाद और निराला को महान संरचना का कवि मानते हैं, तो मैं विनम्रता पूर्वक कहना चाहता हूं कि समकालीन कवियों में बहुतेरे कवि ऐसे हैं जिनकी संरचना में वो ऊंचाई है, पर ये जो संरचना है ये कंटेम्प्रेरी है, हमारे समय से, हमारी भाषा से करती है। थोड़ी अमूर्त है बात, पर इसको समझाने के लिए पूरा व्याख्यान करें, यानी ये बहुत मतलब सीमित समय में पूरा हो भी नहीं सकता। सर, आप तो सहमत होंगे? नहीं, हाँ प्लीज बोलिए। सच बात तो ये है कि ये कठिन प्रश्न था, ये आशीष सर के लायक ही था, ये वही ठीक से बता। अगली बार से एक विभाग के 2 लोग एक साथ मंच पे नहीं होंगे। अंजुम शर्मा की साजिश है यह कह करके तुमको रोकना। अरे नहीं, क्या बात कर रहे हैं। विंध्याचल सर, आपके पास एक बहुत बात एक कही जाती है कि समकालीन कविता वैज्ञानिक दृष्टिकोण से संचालित है, यानी बहुत तार्किक है। जब वैज्ञानिक दृष्टिकोण से संचालित है, तार्किक है, अगर आप विज्ञान के सत्य या उन तर्कों के आधार पर ही कसेंगे कविता को, तो जीवन का सत्य और विज्ञान का सत्य एक नहीं हो सकता है। तो क्या कविता को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से ही संचालित होना चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं है कि जीवन का सत्य और विज्ञान का सत्य सर्वथा अलग होता है। सत्य तो दोनों का एक ही है, चाहे विज्ञान का सत्य हो, क्योंकि विज्ञान भी, इसीलिए उसको नेचुरल साइंस भी कहा जाता है। साइंस में भौतिक विज्ञान भी इसी दुनिया से बनता है कि भाई कोई चीज़ नीचे गिर रही है तो वो तो गिर ही रही है, तो उससे नियम खोज लेता है वो। तो विज्ञान के सत्य को, पहली बात मेरा विचार है कि जीवन के सत्य से कोई बहुत ऐसा, मैंने दोनों में कोई कट्टर लड़ाई नहीं है। हाँ, अप्रोच में अंतर है। सच एक ही है, बस सच को कला और साहित्य अलग तरीके से पकड़ता है, उसके पास अलग चिमटी है, संवेदना की चिमटी है, या कोई और भी नाम देना चाहे। विज्ञान के पास तर्क की और किसी चीज़ को प्रयोगशाला में ले जाकर सिद्ध कर सकने की। इलियट ने तो दोनों को एक ही कर दिया था। ये इलियट तो इसी जगह पर खड़ा होता है, कविता को लगभग वैज्ञानिक बनाया जाए, उसकी आलोचना को वैज्ञानिक बनाया जाए। तो पहली बात तो ये कि अप्रोच का अंतर है। और अगर ये कहा जाए, जैसा आप कह रहे हैं कि समकालीन कविता बहुत विज्ञान पर जोर देती है, और अगर ऐसा है तो इसमें कुछ गलत नहीं है, क्योंकि जीवन जिस दौर में हम हैं, बड़ा दिलचस्प है कि जिस समय बात हो रही है, एक लंबे दौर तक हमें मान चुके थे कि विज्ञान के दौर में हम जी रहे हैं और अब दोबारा धर्म या आस्था वापस नहीं आ पाएगा। लेकिन हम पुनः माने उस एक खास तरह की वापसी की तरह चले गए। तो अगर ये मान लें कि विज्ञान का युग है अभी भी, तो फिर जीवन विज्ञान से गुथा हुआ है,
सूचना क्रांति सबको थी भी, तो कविता में तो विज्ञान का अप्रोच भी आएगा और उसकी विषय वस्तु भी आएगी। तो मुझे लगता है कि विज्ञान और कला कोई आत्यंतिक विरोध की चीज़ें नहीं है, दोनों जिस तरह से जीवन में सिमट गई हैं चीज़ें, तो कविता में भी उसी तरह आएंगी, उसमें कोई बहुत दिक्कत की बात नहीं। ठीक है, मेरा सवाल वैसे इमोशन और रैशनैलिटी क्यों लेकर था। प्रोफेसर राय, बहुत सारे आलोचकों का मानना है कि 80 के दशक की जो पूरी कविताएं लिखी गई वो जीवन धर्मी कविताएं हैं। क्या इससे तात्पर्य ये निकलता है कि पहले की कविताएं जीवन धर्मी नहीं रही होंगी? दूसरी बात, कहा गया कि अरुण कमल, राजेश जोशी, मंगलेश डबराल, असद जैदी से आते आते आप बद्री जी यहाँ बैठे हैं उन तक आए, और इतन जो आपने चौहद्दी खींची उस तक आए कि जीवन के संकट को लिख देना ही जीवन धर्मी हो जाना है। मेरा सवाल है, कविता जीवन धर्मी कब होती है? क्या वाकई में जीवन के संकट को लिख देना भी जीवन धर्मी हो जाना है? देखिए, सवाल 2 मिनट के उत्तर लायक नहीं है। 5 मिनट के लायक भी नहीं, लेकिन आप कोशिश करें सर। लेकिन 2 बातें मैं कहना चाहता हूँ। एक तो ये दुविधा लंबे अध्यापकीय जीवन में निरंतर बनी रही कि कविता क्या है, और लगभग 37-38 वर्षों के बाद अचानक बुद्ध की तरह ज्ञान प्राप्त हुआ और हो गया, और वो है कि जिसे आप गद्य में नहीं कह सकते वहाँ से कविता की दुनिया शुरू होती है। जिसे आप गद्य में भी कह सकते हैं वह कविता नहीं है। एक दूसरा यह है कि किसी भी कालखंड की कविता हो, वह परंपरा से विच्छिन्न नहीं हो सकती। उसके कहने का मुहावरा और उसकी चिंताओं में समय की परछाइयां होंगी जरूर, लेकिन एक बिल्कुल नए कवि की कविता में अगर कामधेनु आ रही है और बिल्कुल नए तरह के संकट को दर्ज करने के लिए आ रही है, तो हमें कविता की समाहारी प्रवृत्ति पर ध्यान देना चाहिए। कविताएं छलांग लगाकर इतिहास से बाहर नहीं कूदती, वे इतिहास और परंपरा की उंगली थाम कर नए इलाकों में प्रवेश करते हैं। हिंसा मुक्तिबोध के यहाँ है, हिंसा का भय है, हिंसा का आतंक है, और हिंसा एकांत श्रीवास्तव की कविता में है। अध्यापन की एक सीमा यह है कि आपको हर चीज़ को साक्ष्य के आधार पर कहना होता है। यानी मैं निर्गुण भाव से कुछ कह दूं तो अलग अलग अर्थ लगाए जा सकते हैं, लेकिन अगर मैं कविता ही कोट कर दूं तो मैं कह रहा हूं कि हिंसा मानव सभ्यता की कोई नई परिघटना नहीं है, लेकिन समकालीन कविता हिंसा को किस तरह देखती है और उसकी व्यंजकता कितनी दूर तक जाती है, इससे समकालीन कविता की प्रकृति, ताकत, स्वभाव को समझा जा सकता है। मेरे ख्याल से मैं इस छोटी सी कविता को पढ़ता हूँ। कविता है जन्मदिन। आप देखिए कि भाषा की कितनी तहें, परतें और हमारा समय एक साथ कविता में मौजूद है। आकाश के थाल में तारों के झिलमिलाते दीप रखकर उतारो मेरी आरती। दूध मोगरा का सफेद फूल रखो, धरो मेरे सिर पर, गुलाल से रंगे सोना मासूरी से लगाओ मेरे माथे पर टीका। सरई के दोनों में भरे कामधेनु के दूध से जुठारो मेरा मुंह, कि नहीं आई कोई सनसनाती गोली मेरे सीने में, कि नहीं भोंका गया मुझे छुरा, कि नहीं जलाया गया मेरा घर, कि वर्ष भर जीवित रहा मैं। ये जो हिंसा है और हिंसा को देखने और हिंसा को दर्ज करने की जो भाषिक संरचना है, इसमें समकालीनता की ताजगी दिखाई पड़ती है। इसलिए समकालीन कविता अपने समय से विच्छिन्न कविता नहीं है, बल्कि समय की छाती में धड़कती हुई
एक नई धड़कन है, जैसे समंदर के लहरों पर निरंतर आती हुई लहरों में से एक नई लहर। क्या समकालीन कविता और समसामयिक कविता एक ही मामला है इस अर्थ में ले लिया जाए तो? समसामयिक मूलतः समय का गणितीय शब्द है। इसको कला की और साहित्य की दुनिया में लागू नहीं किया जा सकता। समसामयिक मतलब तारीख। कविताएं तारीखों से नहीं बंधी होती, इसलिए जो लोग कविताओं को कैलेंडर और अखबार की तरह पढ़ते हैं वे स्वयं अभागे हैं और कविता को भी अभागापन देते हैं। ठीक। अंतिम सवाल आशीष जी आपके पास, चूंकि कविता, समकालीन कविता की धरती और वितान की बात हो रही है, हालांकि 1 घंटा इसके लिए पर्याप्त नहीं है क्योंकि संरचना पर बात नहीं हुई, भाषा पर बहुत बात हो सकती थी क्योंकि जब कंटेंट या अलग अलग है तो फॉर्म भी अलग अलग है, उसकी भाषा भी फिर कविता की अलग अलग पर हमको समकालीन कविता में दिखलाई पड़ती है। फिर भी जिस युग में हम हैं, डिजिटल एज में हैं, AI का ज़माना आ चुका है, डिजिटल एज में समकालीन कविता के कंटेंट पर किस तरह का प्रभाव आपने देखा है और किस तरह से उसके फॉर्म को उसने प्रभावित किया है? इस अंतिम सवाल से खत्म करेंगे। देखिए, 2 तरह की कविताएं लिखी जा रही हैं। अभी आज यहाँ आने से पहले मैं अरुण कमल के नए संग्रह का दूसरी बार पाठ कर रहा था, यानी रंग साज की रसोई। यदि आप अरुण कमल को पढ़ेंगे, यदि आप एकांत श्रीवास्तव को, राजेश जोशी को पढ़ेंगे, यदि आप बद्री जी को पढ़ेंगे, तो आप देखेंगे कि डिजिटल, जो भी डिजिटल है, उसका कोई सीधा असर ना तो इनके कंटेंट पर, ना इनकी भाषा पर, ना इनके स्ट्रक्चर पर है। पर जो लोग नए हैं, जो बिल्कुल अभी युवा हैं, जैसे कि ये सामने बैठे हैं, इनके कंटेंट पर, इनकी भाषा पर डिजिटल का असर है। कैसे असर है? अब कविता को, एक ऐसी कविता लिखी जानी है जिसे फेसबुक पर पोस्ट होना है या व्हाट्सएप स्टेटस में लिखा जाना है, तो रामचरितमानस नहीं लिखा जा सकता, राम की शक्ति पूजा और अंधेरे में नहीं लिखी जा सकती, यहाँ तक कि 7-8 पंक्तियों से बड़ी कविता नहीं लिखी जा सकती। अब वो कवि जो सबसे बड़ा जो दबाव है वो है तुरंत पहुंचने और तुरंत रिस्पांस प्राप्त करने की जो इच्छा है, वो है जो सब मीडियम्स में दिखाई दे रही है। इसके कारण कविता का आकार छोटा हो रहा है, यानी वो जो वितान है उसका, जो उसका व्यापकता है, उसकी जगह एक ऐसी कविता आ रही है। छोटी कविता हमेशा होती है संसार में और वो अलग तरह का काम करती है, और ये कविता भी काम करेगी, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन ये दबाव के तहत बहुत सारी ऐसी कविता लिखी जा रही है जिससे फेसबुक पर पोस्ट होना है, जिसका व्हाट्सएप स्टेटस बना है, जिससे रचयिता के पोस्टर में जाना है। अब रचयिता के सामने मुश्किल है कि उसके ऐसी 3-4 पंक्तियां कविता के अंदर से चाहिए जिसका पूर्व से बाद से संबंध ना हो और वो एक स्वतंत्र कविता या पंक्ति के रूप में लिखे। मैं समझता हूं कि ये बहुत असर उसकी संरचना पर हो रहा है धीरे धीरे, और लेकिन ये कोई नई बात नहीं। मैंने हर युग के कवियों ने, छोटी त्रिलोचन ने ऐसी 3-3 पंक्तियों की कविताएं लिखी हैं और बहुत सारे कवियों ने लिखी हैं जो महान कविताएं हैं। तो एक बात तो मुझे ये कहनी है कि इसके दबाव से भी अंततः कविता निकलेगी, बाहर आएगी, और कविता का जो मूल चरित्र है, जो मूल ढांचा है, जो उसका मूल काम है, जो जीवन धर्म शब्द आपने इस्तेमाल किया। देखिए, जीवन धर्म 2 प्रकार का है। पहली बात है कि वर्तमान को ठीक से संबोधित करना और भाषा में ले आना, ये जीवन धर्म है। दूसरा है कि जीवन बिना भविष्य के नहीं हो सकता। इस कविता को जिस समाज में ये कविता लिखी जा रही है, जिस भाषा में लिखी जा रही है, इस समाज को, इस भाषा को भविष्य में भी जाना है। तो भविष्य के प्रति जो एक जिम्मेदारी है, संलग्नता है, वो भी जीवन धर्म से उसका संबंध है। मैं कहना ये चाहता हूँ कि समकालीन कविता वर्तमान जीवन से जितनी नाभिनालबद्ध है, उतना ही भविष्य की चिंता से वो जनता में वो संलग्न है। इस अर्थ में ये बहुत ही जीवन से संसक्ति की और जीवन धर्म का ठीक से निर्वहन करने वाली कविता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। भूमिल के शब्दों में इसको ऐसे कहा जा सकता है कि कोई भी आदमी जूते की नाप से बाहर नहीं है। कुछ विषयों पर सहमति बनी, कुछ पर असहमति बनी, लेकिन असहमति बनी तो वो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि
थीसिस, सिंथेसिस और एंटीथीसिस, ये जब तक नहीं होगा तब तक काम नहीं बन सकता है। संवाद के लिए असहमति होनी बहुत ज़रूरी है, उसी से नए विचार पैदा भी होते हैं। और कविता का काम भी यही है कि वो आपको अंदर तक एक बार झंझोड़े तो सही, ताकि आप कुछ नया ले पाएं और कुछ नया समाज को दे पाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आशीष त्रिपाठी जी, रामेश्वर राय सर, विंध्याचल जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतना आराम से सबको सुना। इस सत्र में आदरणीय प्रोफेसर रामेश्वर राय जी, प्रोफेसर आशीष त्रिपाठी जी, डॉक्टर विंध्याचल जी और डॉक्टर अंजुम जी का रचयिता की टीम से बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं अपूर्वा जी को यह मंच सौंप रहा हूँ, कृपया वो आए और आगे का संचालन करें।